हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 12 की क्वेश्चन नंबर 77 से देखेंगे। 76 तक हम देख चुके हैं, ठीक है। टेस्ट नंबर 12 की हम देख रहे हैं। और जो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, वो 28 मई को है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। लगभग अभी मान के चलिए कितना, अप्रैल और मई, मतलब 2 मंथ्स बचा हुआ है, लगभग बचा हुआ है कितना, 60 to 70 डेज बचा है। तो अब क्या होगा, इस चैनल्स में जो है रोज़ाना एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। 2 या 3 पार्ट में, जो कि हो सके 2 या 3 वीडियो एक ही दिन में अपलोड हो जाए। 2 या 3 पार्ट में करके रोज़ाना एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए, इस चैनल्स में अगर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपेक्षित, ठीक है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के संदर्भ में ये संक्रमणों का एक समूह होते हैं जो दुनिया के विकासशील क्षेत्रों में सीमांत समुदायों में सामान्य है। विकासशील क्षेत्रों में सीमांत समुदायों में समान है, तो ये सही है। ये केवल विषाणु और जीवाणु के कारण होते हैं, ये गलत है। ये रोग जो होता है बैक्टीरिया द्वारा भी होता है, कोएक द्वारा भी होता है, तो इसलिए क्या है, गलत हो गया। ये रोकथाम और उपचार योग्य रोग होते हैं, सही है। ये रोग का रोकथाम और उपचार किया जा सकता है, तो ये सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी या से सही है, पूछा गया है कौन सा सही है। तो हम देख चुके हैं क्या है, कथन 1 और 3 सही है, 2 गलत हो गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर व्याख्या देखना चाहे तो देख सकते हैं 77 का। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD, ठीक है, संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सबसे सामान्य है, अतः कथन 1 सही है। ये रोग विभिन्न प्रकार के रोग जनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कारण होता है, इसलिए कथन 2 क्या है, गलत हो जा रहा है। आगे बढ़े हम, यहाँ देख सकते हैं NTDs के वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। ये रोग रोकथाम व उपचार योग्य है, अतः कथन 3 से। बाकी इसकी जो है PDF से ये बाकी सारा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसकी PDF टेलीग्राम में मिलेगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या है, इसका PDF अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम में, फिर टेस्ट नंबर 11 की सोल्यूशन अपलोड किया हुआ नहीं है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। आज ही हो जाएगा अपलोड इसकी। आगे देखते हैं हम 78। विश्व व्यापार संगठन वीटो, ठीक है, WTO के तहत कृषि सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि सब्सिडी के संदर्भ में सभी सब्सिडी जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करती है ब्लू बॉक्स के अंतर्गत आता है। नहीं, सभी क्या है, ब्लू बॉक्स के अंतर्गत नहीं आता, ये गलत है। ग्रीन बॉक्स के तहत सब्सिडी पर ब्याज की कोई सीमा नहीं होती, सब्सिडी की ब्याज की कोई सीमा नहीं होती, तो ये क्या है, ग्रीन बॉक्स नहीं, ब्लू बॉक्स के तहत, ठीक है। ब्लू बॉक्स के तहत क्या है, सब्सिडी पर ब्याज की कोई सीमा नहीं होता है, इसलिए ये कथन भी गलत है। दोनों कथन गलत है, तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है पूछा गया, तो कोई नहीं, इसलिए ना तो 1 ना ही 2, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। व्याख्या हम देख सकते हैं इसका। सेवेंटी 8, तो ये देख सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन वीटो और कृषि अनुदान, सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले अनुदान, सब्सिडी यानी घरेलू समर्थन को विश्व व्यापार संगठन द्वारा समर्थन के कुल उपाय AMS के रूप में परिभाषित किया गया है। ये डिटेल पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अंबर बॉक्स देख लीजिए, अंबर बॉक्स कृषि उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करने वाली सभी अनुदान अंबर बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। तो सभी अनुदान जो होता है किसके अंतर्गत आते हैं, अंबर बॉक्स के अंतर्गत आते हैं, ना कि ब्लू बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कथन 1 क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पे अंबर बॉक्स होना चाहिए और दिया हुआ क्या है, ब्लू बॉक्स, तो इसलिए कथन 1 गलत हो गया, ठीक है।
और यहाँ पे देख सकते हैं कुल कृषि उत्पादन का 5% और 10% है। ठीक है, आगे बढ़े हम। ये देख सकते हैं वर्तमान में ब्लू बॉक्स में सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है। किस पर? ब्लू बॉक्स पे, लेकिन वहाँ पे ग्रीन बॉक्स दिया है, इसलिए कथन 2 भी गलत हो गया। ग्रीन बॉक्स देख लीजिए, ग्रीन बॉक्स अनुदान जो व्यापार में न्यूनतम या कोई विकृत पैदा नहीं करती है, उन्हें ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत रखा जाता है। उन्हें मूल्य समर्थन शामिल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। डिटेल्स PDF से देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं 79। ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्रोन से रिलेटेड आ गया। एडवांस एंड ऑटोनोमस ड्रोन्स अपने संचलन की गणना करने के लिए सेंसर और डिटेक्टरों की एक प्रणाली पर निर्भर करते हैं। तो ये सही है। ठीक है, ड्रोन के संबंध में एडवांस एंड ऑटोनोमस ड्रोन्स अपने संचालन की, एडवांस एंड ऑटोनोमस जो ड्रोन्स है अपने संचालन की गणना, उसकी जो संचालन होती है उसकी गणना के लिए क्या होता है? सेंसर और डिटेक्टरों की एक प्रणाली पर निर्भर करते हैं। तो ये क्या है? सही है। ठीक है, ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन को केवल पूर्वोत्तर राज्यों में मंजूरी दी गया है। ये जो है पूर्वोत्तर राज्य और तेलंगाना में दिया गया है, इसलिए ये गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ केवल पूर्वोत्तर दिया गया है। तो ये कथन क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 सही हो रहा है और 2 गलत हो रहा है। ठीक है, इसकी डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा PDF से। ये है इसकी PDF। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम से देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी फाइटोरेमेडिएशन तकनीक दूषित मृदा के प्रवासन और गतिशीलता को कम करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी फाइटोरेमेडिएशन तकनीक दूषित मृदा के प्रवासन और गतिशीलता को कम करती है? तो ये जो करती है वो कौन सा है? फाइटोस्टेबिलाइजेशन। कौन है? फाइटोस्टेबिलाइजेशन जो है फाइटोस्टेबिलाइजेशन तकनीक द्वारा जो दूषित मृदा के प्रवासन होता है उसकी गतिशीलता को कम करता है, फाइटोस्टेबिलाइजेशन, यानी कि A नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 80 का कौन सा? A हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं फाइटोरेमेडिएशन का तात्पर्य मृदा और जल से दूषित पदार्थों को हटाने के लिए पौधों की उपयोग से है। फाइटोरेमेडिएशन के प्रकार फाइटो एक्सट्रैक्शन या फाइटो एक्यूमुलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जड़ों और ऊपर जमीन की टहनियों या पत्तियों में दूषित पदार्थों को जमा करता है। फिर फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन मिट्टी, तलछट या पानी से कार्बनिक प्रदूषकों के उत्थान और उनके परिवर्तन को अधिक स्थिर, कम विषाक्त, कम गतिशील रूप में संदर्भित करता है। फाइटोस्टेबिलाइजेशन। ठीक है, फाइटोस्टेबिलाइजेशन। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या ये डिटेल्स है इसका आप देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 81 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका संबंधी विकार यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है? मिर्गी। तो ये जो मिर्गी है वो क्या है? तंत्रिका संबंधी विकार है, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है मिर्गी। ठीक है, एपिलेप्सी इसको बोलते हैं। थैलेसीमिया ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। अल्जाइमर ब्रेन में होने वाला, तो ये है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एंसेफ्लाइटिस ये भी न्यूरोलॉजिकल है। तो नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करें। तो 2 को छोड़ के 1, 3, 4 है। कौन सा? 1, 3, 4 यानी कि B नंबर। कौन सा? B नंबर। ठीक है, इसकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग 82। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 के तहत संघीय बजट के साथ
संघीय बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में से कौन सा नीति वक्तव्य का हिस्सा नहीं है? नीति वक्तव्य का हिस्सा नहीं है। राजकोषीय नीति, रणनीति, वक्तव्य। तो ये तो क्या है, दस्तावेज में नीति वक्तव्य का हिस्सा है। ठीक है, कौन सा? राजकोषीय नीति रणनीति, ये वक्तव्य का हिस्सा है। दीर्घकालिक राजकोषीय नीति वक्तव्य ये नहीं है। ठीक है, ये जो है 2003 के तहत जो संघीय बजट है उसके तहत जो है नीति वक्तव्य का हिस्सा नहीं है दीर्घकालिक राजकोषीय नीति, यानी कि बी नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे बढ़े हम 83। सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर किस उप क्षेत्र का हिस्सा है? सोलोमन द्वीप जो है मेलेनेशिया। ठीक है, सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर के मेलेनेशिया उप क्षेत्र का हिस्सा है। मेलेनेशिया यानी कि ए नंबर इसका हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर। तो आगे बढ़े हम 83 का अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये है, ठीक है, आइसोलेमिनिया। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम 84। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है जो घरेलू और जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। घरेलू और जंगली सूअरों को संक्रामित करता है, यानी कि रोगग्रस्त करता है। तो ये क्या है? सही है। भारत में अफ्रीका स्वाइन बुखार का कोई मामला सामने नहीं आया, ये गलत है। भारत में क्या है? अफ्रीकी स्वाइन बुखार का मामला आया था, इसलिए गलत है। या जानवरों से जानवरों में फैलता है, सही है। जानवरों से जानवरों में फैलता है, या विषाणु जनित रोग है, ये भी सही है। केवल कथन 2 गलत है, तो इसलिए कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो केवल 2। ठीक है, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं इसकी व्याख्या 84 का, ये देख लीजिए। अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है, इसलिए कथन 1 क्या है? सही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह पहली बार वर्ष 1920 में 20 के दशक में अफ्रीका में पाया गया था। केरल के एक निजी सूअर फर्म में पहली बार अफ्रीकी स्वाइन बुखार की पुष्टि हुई। देख सकते हैं कब? केरल में हुआ था सबसे पहले, इसलिए कथन 2 क्या है? सही नहीं है। कथन 4 यहाँ पे देख सकते हैं, यह अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस के कारण होने वाले एक वायरल जनित रोग है, इसलिए कथन 4 सही है। अफ्रीकियन स्वाइन फीवर मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है क्योंकि यह केवल जानवरों से दूसरे जानवरों में फैलता है, तो कथन 3 भी सही है क्योंकि ये जानवरों से जानवरों में फैलता है। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों द्वारा मरुस्थलीय अनुकूलन नहीं है? पादपों द्वारा मरुस्थलीय अनुकूलन नहीं है। पत्ती का आकार छोटा होना, ये तो मरुस्थलीय अनुकूलन है। पत्ता का छोटा होना, जिसमें क्या होगा? वाष्पीकरण कम होगा। जल भंडारण के लिए रसदार पत्ते, जल भंडारण के लिए रसदार पत्ते का होना, ये भी क्या है? मरुस्थलीय अनुकूलन है। लेकिन पत्तों पर मोम का आवरण ये नहीं है। वेक्सिकोटी क्या है? पत्तों पर मोम का आवरण नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है? मरुस्थलीय स्थान में वहाँ पे वाष्पीकरण क्रिया अच्छा से नहीं हो पाएगा। तनों में क्लोरोफिल की उपस्थिति ये होना चाहिए, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़े हम 86 की ओर। 85 की व्याख्या आप लोग ये रहा, देख लीजिएगा। ठीक है, 85 का ये व्याख्या आ रहा। आगे बढ़े हम 86 नंबर। ढोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढोल के संबंध में उनकी IUCN की स्थिति संकटग्रस्त है, एकदम सही है। ये क्या है? संकटग्रस्त है, अभी उतना प्रचलन नहीं है। भारत में ये केवल पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट में पाई जाती है, ये गलत है। पश्चिमी पूर्वी घाट के साथ साथ मध्य भारत में भी पाया जाता है। इन्हें एशियाई जंगली कुत्तों के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है, लेकिन ये गलत हो गया। कथन 2 क्या है? गलत। कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 1 और 3 सही है। ठीक है, व्याख्या आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं।
86 ये रहा। बाकी देख लीजिएगा, बस यहाँ देख लीजिए, भारत में वे 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिसे पश्चिमी एवं पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, मध्य भारतीय भूदेश और उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, इसलिए कथन 2 क्या है, गलत है। आगे बढ़े हम 87 भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, एकदम से ये जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। भारत के आधिकारिक जीडीपी की गणना कारक लागत पर जीडीपी के बजाय भारत बाजार मूल्य पर जीडीपी के रूप में की जाती है, ये भी सही है, ठीक है। भारत के आधिकारिक जीडीपी की गणना क्या है, कारक लागत पर जीडीपी के बजाय, कारक जो लागत है उसके जीडीपी के बजाय बाजार मूल्य पर जीडीपी के रूप में की जाती है, तो सही है। संपत्ति कर एक प्रकार का उत्पादन कर है, जबकि उत्पाद शुल्क एक प्रकार का उत्पाद कर है, सही है, ये भी तीनों सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है पूछा गया है, तो इसका डी हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। हम लोग देखें 87 तक, आगे देखते हैं। कंप्लीट करना है आज इसको 100 तक पूरा कंप्लीट, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट नंबर 13, ठीक है। कल से हम टेस्ट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और उसको कल ही कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर मैंग्रोव पाया जाता है, तो महानदी पर मैंग्रोव पाया जाता है, पेरियार पर नहीं पाया जाता है, कृष्णा पर पाया जाता है, गोदावरी पर भी, गंगा पर भी पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो है सही उत्तर का चयन करने बोला है। तो यहाँ पे जो है पेरियार पे नहीं पाया जाता है, 2 पर, बाकी सभी में पाया जाता है। तो 2 केवल कहाँ पे नहीं है, सी नंबर पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़े हम 89, ठीक है। 89 ये रहा 89 नंबर। ये देख सकते हैं, उचित और लाभकारी मूल्य FRP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने की डिलीवरी की तारीख से 28 दिनों के भीतर FRP का भुगतान करना अनिवार्य है। 28 दिन नहीं, 14 दिन होना चाहिए, यहाँ पे कितना दिन, 14 दिन, इसलिए ये कथन गलत हो गया। देश भर में FRP का भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम EAC 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा नियंत्रण किया गया होता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये इतना द्वारा नियंत्रण नहीं किया गया है, नहीं सॉरी, ये क्या है, देश भर में FRP का भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा नियंत्रित किया, ये सही है, क्या है, 1966। अरविंद सुब्रमण्यम समिति FRP से संबंधित है, नहीं, अरविंद सुब्रमण्यम समिति जो है RF से संबंधित नहीं है, ये जो है क्या है, रंगराजन समिति के आधार पर रंगराजन समिति से संबंधित है, इसलिए कथन 3 क्या है, गलत हो गया, ठीक है। तो कथन 1 और 3 गलत हो गया, 2 सही है। तो कौन सा सही है पूछा गया है, तो केवल 2, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कौन सा, सी। व्याख्या हम देख सकते हैं 89 का, ये देख सकते हैं, उचित और लाभकारी मूल्य, ठीक है। FRP सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर मिले किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वही हम देखते हैं। देश भर में FRP का भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1965 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा होता है, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। यहाँ पे देख सकते हैं 14 दिनों के भीतर होता है, गन्ने की डिलीवरी की तारीख जो होता है 14 दिनों के भीतर भुगतान को अनिवार्य करता है। तो इस प्रकार कथन 1 क्या है, गलत हो गया। और कथन 3 हम देख सकते हैं, FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन को लेकर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, इसलिए कथन 3 भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 90 नंबर, कितना, 90 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला किसानों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल महिला मुख्य श्रमिकों में
से 55% खेतीहर मजदूर थे। तो ये सही है, खेतीहर मजदूर जो है 55% महिला थी। तो ये सही है। कुल परिचालन कृषि भूमि जोत में से केवल 3% महिलाओं के पास थे। तो जो भूमि जो था महिलाओं के पास वो 3% बोल रहा है, जो कि गलत है, 12.8% थी। ठीक है। तो कार्य करते थे 55% और उसके नाम पर या भूमि जो था उसके पास, उसके नाम पर वो कितना था, 12.8%। जिस प्रकार कथन 2 गलत हो जा रहा है, सही पूछा है तो केवल और केवल 1। ठीक है, केवल 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, व्याख्या देखने जैसे है नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। 91 देखते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारत भारतीयों के लिए के रूप में स्वराज्य का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे। एकदम से भारत भारतीयों के लिए इस प्रकार का जो नारा देने वाले वो पहले व्यक्ति थे, स्वराज्य का आह्वान करने वाले। तो ये सही है। कथन 2 देखें। भारत संबंधी उनके दृष्टिकोण में एक वर्गहीन समाज शामिल था। ये भी सही है। भारत संबंधी उनके दृष्टिकोण में एक वर्गहीन समाज शामिल था। वे हिंदू समाज के जाति आधारित वर्गीकरण के समर्थक थे। वह हिंदू समाज नहीं, वो क्या था, पूरे जो ये थे उसको वर्ण व्यवस्था में, 4 वर्ण व्यवस्था में, ठीक है, क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय शूद्र और सूक्त में विभाजित किए थे। तो इस प्रकार ये गलत हो रहा है। वेदों की ओर लौटो नारा उनके द्वारा दिया गया था। ये भी सही है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, सरस्वती दयानंद द्वारा दिया गया था। तो ये सही है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो क्या है, 3 है। उपयुक्त कथन से कौन सा सही नहीं है, तो कथन 3 यानी कि सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़े हम। नाइन्टी 2021-22 की पहली तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की अवधि में 24.4% के संकुचन की तुलना में 20.1% बढ़ा। किस परिदृश्य या परिघटना के माध्यम से इसे बेहतर रूप से परिभाषित किया गया है? तो ये जो है आधार प्रभाव, ठीक है, वेस इफेक्ट के द्वारा क्या है, आधार प्रभाव, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। कितना नंबर, ए नंबर, 92 का ए नंबर। हम देख सकते हैं आधार प्रभाव उस प्रभाव को संदर्भित करता है जो तुलना या संदर्भ के आधार पर चुनाव डाटा बिंदु के बीच की तुलना के परिणाम पर हो सकता है। तुलना के लिए किसी भिन्न संदर्भ या आधार का उपयोग करने से डाटा बिंदुओं के बीच अनुपात या प्रतिशत तुलना में बड़ा अंतर आ जाता है। तो ये देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ें। 93 नंबर। केसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केसर उत्पादन में पंपोर क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। एकदम सही है। जो केसर होता है उसके उत्पादन में क्या है, पंपोर क्षेत्र में प्रमुख योगदान है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के में केसर को बहुकम कहा गया है। ये भी सही है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को बहुकम कहा गया। भारत में केसर के घनकंद बीज जनवरी माह में रोपे जाते हैं। ये गलत है, जनवरी में नहीं, जून जुलाई में या कुछ जगह अगस्त सितंबर में ये किया जाता है। तो ये कथन क्या है, गलत रहा है। कौन सा सही नहीं है बोला है, तो कथन 3, केवल 3। ठीक है, बाकी के हम देखते हैं, इसकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी डिटेल देख लीजिएगा। केसर का ये रिलेटेड है केसर से। यह देखते हैं 94 L10T। ठीक है, L10T सूचक का उपयोग किस से मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये हम जानते हैं ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए क्या है, L10T का, ठीक है, L10T सूचक का उपयोग किया जाता है। किसको, ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए। आगे बढ़े हम। 95 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करते हुए जर्मनी से पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करता है। एकदम सही है यहाँ तक। ठीक है, भारत जो है श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करते हुए जर्मनी से पूंजी प्रधान वस्तु का आयात करता है। या तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का एक उदाहरण है। एकदम सही है। बेंगलुरु के बजाय नोएडा में मोबाइल निर्माण कारखाना खोलने का निर्णय अवसर लागत का एक उदाहरण है। ये भी सही है। ठीक है, बेंगलुरु के बजाय क्या है, नोएडा में मोबाइल निर्माण कारखाना खोलने का निर्णय अवसर लागत का एक उदाहरण है। तो ये सही है। कौन सा सही है बोला गया है, तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C 1 और 2 दोनों। 96 देखते हैं हम।
हाल ही में समाचारों में रही रजजा, ठीक है, रजजा झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जो है इराक में, रजजा झील कहाँ है? तथा इराक में है, ठीक है। आगे बढ़े हम 97 नंबर देखते हैं। ये सर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड आगे, इसका निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा राजदेव ने करवाया था। राजा राजदेव ने करवाया था, तो ये गलत है। इसका जो निर्माण है अनंत वर्मन ने करवाया था, अनंत वर्मन चटगंग, ठीक है, इसलिए ये कथन गलत हो जा रहा है। इसे सफ़ेद पैगोडा भी कहा जाता है, ये सही है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर को सफ़ेद पैगोडा भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1952 में मंदिर के भूमि अधिकारों के प्रावधान का उल्लेख किया गया, ये भी सही है। तो कथन जो है एक गलत है, 2 और 3 सही है। उपयुक्त में से कौन सी सही है? तो 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम 98। कार्बन प्रग्रहण, उपयोगिता और भंडारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फ्लू गैस से CO2 को हटाने के तरीके और तकनीक शामिल है, एकदम सही है। कार्बन प्रग्रहण में इसमें क्या है? फ्लू गैस से CO2 को हटाने के तरीके और तकनीक शामिल है, तो ये सही है। कथन 2 देखते हैं। इसमें संचित की गैस को ईंधन में बदला जा सकता है या सीधे प्रयोग किया जा सकता है, ये सही है। इसमें जो संचित की गई गैस होता है उसको ईंधन में बदला जा सकता है या सीधे प्रयोग कर सकते हैं, तो ये दोनों कथन सही है। कौन सा सही है पूछा गया है, तो दोनों सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम 99 की ओर। ये सब आप लोग देख लीजिएगा डिटेल्स PDF से इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। PDF कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और ये देख लीजिएगा। एस्चुअरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका खुले समुद्र से स्वतंत्र संपर्क होता है, एकदम सही है, सोचेरी, ठीक है। एस्चुअरी जो है इसका जो खुले समुद्र से स्वतंत्र संपर्क होता है। इनमें बड़ी तरंग क्रिया होती है, ये गलत है। इसमें कम, ठीक है, छोटा तरंग होता है। ये अत्यधिक उत्पादक होते हैं क्योंकि ये समुद्री और मीठे जल दोनों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ये सही है। समुद्र और क्या है? मीठे जल दोनों से क्या है? पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो 1 और 3 सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही पूछा गया है? तो 1 और 3 यानी कि C नंबर। आगे बढ़े हम 100 नंबर देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फ्री एमिनस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथ अधिनियम किस देश द्वारा तैयार किया गया? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैयार किया। तो ये जो है टेस्ट नंबर 12 आज कंप्लीट हो गया, 100 का 100। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेस्ट नंबर 11 की शायद सॉल्यूशन PDF आपको नहीं मिला है, वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों को भी शेयर कर दीजिएगा जो इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं टेस्ट नंबर 13 के साथ।